कल्पना कीजिए, एक तरफ करोड़ों का बजट है, वकीलों के भारी भरकम फौज है और मुंबई की वो ताकतवर फिल्म इंडस्ट्री है जो कभी अंडरवर्ल्ड तक से भिड़ चुकी है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ दुबई के एक कमरे में बैठा एक अकेला इंसान और उसका एक छोटा सा स्मार्टफोन। मतलब सालों तक इस एक इंसान के स्मार्टफोन ने पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के पीआर कैंपेन को सचमुच एक तरह से डिजिटल बंधक बनाए रखा था। बिल्कुल। और बड़े बड़े सुपरस्टार्स शुक्रवार की सुबह सच में कांपते थे। हाँ, लेकिन फिर अचानक वो आवाज खामोश हो गई। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आखिर कैसे हुआ। हकीकत इस कैसे में ही छुपी है। हम बात कर रहे हैं कमाल राशिद खान की। यानी KRK, जो खुद को बॉलीवुड का नंबर 1 क्रिटिक कहते थे। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा न सिर्फ एक यूट्यूबर के पतन के बारे में है, बल्कि जब हम अदालती दस्तावेजों और जेल की रिपोर्ट्स को खंगालते हैं तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न नजर आता है। हाँ, और ये पैटर्न है डिजिटल दुनिया की बेगाम ताकत और हमारी असली दुनिया के कानूनी ढांचे के बीच होने वाले क्लासिक टकराव का। इसी वजह से आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हमें ये समझना है कि कैसे दुबई में बैठे एक अकेले शख्स ने पूरी इंडस्ट्री में दहशत फैला दी थी। मुझे तो ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। सही कहा। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अदालत, पुलिस और एक पावरफुल सिंडिकेट ने मिलकर कैसे उस डिजिटल डकैती का काउंटर अटैक किया। तो चलिए थोड़ा उस दौर में चलते हैं जब ये खौफ एकदम अपने चरम पर था। मतलब शुक्रवार की सुबह जब मल्टीप्लेक्स में पहली फिल्म शुरू भी नहीं होती थी, तब प्रोड्यूसर्स के माथे पर पसीना क्यों होता था? देखिए, उस पसीने की असली वजह वो करोड़ों का दांव था। कोई भी बड़ी फिल्म जब रिलीज होती है ना, तो उसके पीछे महीनों का PR कैंपेन होता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रमोशन पर। बुलबुला तैयार करना, एक ऐसी इमेज बनाना कि फिल्म बहुत शानदार है, स्टार्स एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन KRK का वो 5 मिनट का वीडियो उस बुलबुले में सीधे सुई चुभो देता था। एकदम सही। उनका जो रोस्टिंग स्टाइल था ना, कैमरे के सामने आना, 2 उंगलियां हवा में लहराना और गुपचुप डिजास्टर या 2 रुपए के लोग जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना। हाँ, वो 2 रुपए के लोग वाला जुमला तो बहुत फेमस हुआ था। तो ये सिर्फ एक आलोचना नहीं थी, ये फिल्म के बनाए गए पूरे नैरेटिव को तहस नहस करने का एक बहुत ही अचूक तरीका था। पर मुझे ना हमेशा एक बात खटकती है इसमें। जब कोई क्रिटिक कहता है कि फिल्म खराब है, तो उसका एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। हाँ, लेकिन 2 रुपए के लोग कहना तो सीधे तौर पर किसी की गरिमा पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट करना है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि PR टीमें इस हद तक घबरा जाती थीं कि बड़े फिल्म मेकर्स रिलीज से पहले मिन्नतें करते थे कि उनकी फिल्म को बख्श दिया जाए। देखिए, इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक थीर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। इंसान स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा जल्दी आकर्षित होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े, एकदम पहुंच से बाहर वाले सुपरस्टार को 2 रुपए का कहता है, तो आम जनता को उसमें एक अजीब सा विद्रोही आनंद मिलता है। एक तरह का सैटिस्फैक्शन। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में शेरडन-फ्रॉइड कहते हैं, यानी दूसरों के नुकसान में खुशी ढूंढने की इंसानी फितरत। KRK ने इसी फितरत को बनाया था। तो उन्होंने PR के बनाए देवताओं को जमीन पर पटकने का काम शुरू कर दिया। हाँ, और लोग इसे मजे से देखते थे। लेकिन एक मिनट, मुझे ये बात पूरी तरह से पच नहीं रही है। क्या बात? जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ये कोई कमजोर इंडस्ट्री तो है नहीं। 90 के दशक में इसी इंडस्ट्री ने अंडरवर्ल्ड का सामना किया है, गोलियां तक झेली हैं। इनके पास अथाह पैसा है, पावर है। सही बात है। फिर सालों तक पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक सिंगल रिव्यूअर के सामने इतनी लाचार क्यों दिखी? उन्होंने पहले ही पलटवार क्यों नहीं किया? इसका जवाब इस डिजिटल खतरे की प्रकृति में छुपा है। अंडरवर्ल्ड का जो खौफ था ना, वो एक शारीरिक डर था, गोली लगने का डर। हाँ, जान जाने का डर। पुलिस और सिस्टम को पता था कि उस डर से कैसे निपटना है। लेकिन ये नया डिजिटल खौफ बिल्कुल अलग था। ये इमेज खराब करने का खौफ था। अच्छा, क्योंकि वो इंडिया में तो थे ही नहीं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति देश की सीमा से बाहर दुबई में बैठा हो और इंटरनेट की असीमित स्वतंत्रता का फायदा उठा रहा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई प्लेबुक बॉलीवुड के पास नहीं थी। मतलब उस समय सोशल मीडिया एकदम किसी वाइल्ड वेस्ट की तरह था। हाँ, कोई नियम कानून काम नहीं कर रहे थे। तो बंदूक की जगह अब स्मार्टफोन ने ले ली थी और सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस डिजिटल हथियार को कैसे जब्त किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है।
जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। बिल्कुल। जब इस एक तरफा हमले की हदें पार हो गईं, तब बॉलीवुड ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, और वो ब्रह्मास्त्र था कानूनी रास्ता। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। कानूनी व्यवस्था का दखल ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट के आदेशों पर नजर डालें ना, हाँ, मैंने वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो हमें एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसे अंतरिम निषेधाज्ञा या लीगल भाषा में टेम्परेरी इंजंक्शन कहा जाता है। मैं इस इंजंक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। आम भाषा में देखें तो अदालत का नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है ना। अगर कोई व्यक्ति भारत में है ही नहीं, वो दुबई में बैठकर ट्वीट कर रहा है, तो भारत की किसी अदालत का आदेश उस पर कैसे लागू होगा? ये बहुत वाजिब सवाल है। मतलब वो उस कागज को फाड़ के फेंक भी तो सकता है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? यहीं पर कानून और तकनीक का गठजोड़ काम आता है। जब कोर्ट इंजंक्शन जारी करता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं रोकता, बल्कि उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार बना देता है। अच्छा, मतलब ट्विटर या यूट्यूब को। एकदम सही। कोर्ट का साफ आदेश था कि केआरके किसी भी स्टार या प्रोड्यूसर के खिलाफ मानहानिकारक या बिना तथ्यों वाला कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते। अब चूंकि ट्विटर या यूट्यूब जैसी कंपनियों को भारत में अपना बिजनेस चलाना है, तो उन्हें भारतीय अदालतों के आदेश तो मानने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर केआरके कोर्ट का आदेश नहीं मानते, तो कोर्ट सीधे प्लेटफॉर्म को आदेश देता कि आप इनका अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दें या जियो ब्लॉक कर दें। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अदालत ने सीधे सोर्स का ही गला घोंट दिया। हाँ। अगर आपकी बात भारत के लोग देख ही नहीं पाएंगे, तो आपकी वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और इसके साथ ही ना एक और कानूनी फंदा तैयार था, जिसे हम अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ये कैसे काम करता है इसमें? अगर आप इस इंजंक्शन का उल्लंघन करते हैं, तो मानहानि का केस तो बाद में चलेगा। पहले आपको कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में सीधे जेल भेजा जा सकता है। इस एक आदेश ने उनकी वो जो आभासी अजेयता थी ना, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बाप रे। पर असली गेम तो तब बदला जब वो व्यक्ति भारत की जमीन पर आया। 2022 और 2023 की वो गिरफ्तारियां। हाँ, साल 2022 और फिर 2023 के अंत में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने उन्हें सीधे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। वो काफी ड्रामेटिक था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही हैरान करने वाली है। मुंबई पुलिस को कैसे पता चला कि वो किस फ्लाइट से आ रहे हैं? मतलब दुबई से आने वाले एक यूट्यूबर को एयरपोर्ट पर लैंड करते ही गिरफ्तार करना कोई आम बात तो नहीं है। देखिए, इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है, उसे लुकआउट सर्कुलर या LOC कहते हैं। अच्छा। जब आपके खिलाफ पुलिस थानों में जबरन वसूली या महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों या मानहानि के गंभीर मामले दर्ज हो जाते हैं और आप देश से बाहर होते हैं, तो पुलिस अलर्ट जारी कर देती है? हाँ, पुलिस इमिग्रेशन विभाग को एक LOC जारी कर देती है। ओहो, तो ये एक तरह का डिजिटल ट्रैप है जो इमिग्रेशन काउंटर्स पर बिछाया जाता है। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। जैसे ही आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और इमिग्रेशन काउंटर पर अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, अधिकारी के कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट आ जाता है। और फिर वो अधिकारी आपको वहीं रोक लेता है। बिल्कुल, और तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दे देता है। इसी मैकेनिज्म के तहत एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसके बाद जो हुआ, उसने शायद उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। वो जेल का अनुभव। हमारे स्रोतों में खुद केआरके के वो बयान मौजूद हैं जो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद दिए थे। हाँ, उन्होंने खुद कबूल किया था कि जेल की वो रातें कितनी खौफनाक थी। बिल्कुल। उनका वो सारा डिजिटल गुरूर, वो बेबाकी उन असली लोहे की सलाखों के पीछे टूट गई। उन्होंने बाहर आकर खुले आम ऐलान किया कि अब वे किसी भी बड़े खान या कुमार से पंगा नहीं लेंगे। ये ना मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जब आप एक स्क्रीन के पीछे बैठकर टाइप करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अछूत हैं, पावरफुल हैं। हाँ, इंटरनेट का एक शील्ड मिल जाता है आपको। लेकिन जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आपको एक बैरक में अपराधियों के साथ बंद कर दिया जाता है, तो वो आभासी दुनिया अचानक से चकनाचूर हो जाती है। एकदम। ये वो पॉइंट है जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता रियल वर्ल्ड के कठोर कानूनी ढांचे से टकराकर टूट जाती है। मुझे यहाँ ना एक और बात खटक रही है। चलिए, मान लिया लुकआउट सर्कुलर था, पुलिस की अपनी प्रक्रिया थी, लेकिन क्या एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी महज एक रूटीन इत्तेफाक थी? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब क्या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? क्या बॉलीवुड के बड़े खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर सही समय का इंतजार करते हुए ये लीगल सर्जिकल स्ट्राइक की थी
क्योंकि अचानक से कई सारे पुराने मामले एक साथ कैसे एक्टिव हो गए? देखिए, कोई भी कानूनी दस्तावेज आधिकारिक रूप से किसी सिंडिकेट या मिली भगत का जिक्र तो नहीं करता है। ऑफिशियली तो कोई नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें, यानी घटनाओं के क्रम को, तो एक काफी साफ तस्वीर उभरती है। एक के बाद एक बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का मानहानि के मुकदमे दर्ज करना, पुलिस में शिकायतें देना, ये सब एक साथ होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मतलब एक कलेक्टिव डिसीजन था ये? बिल्कुल। इंडस्ट्री के भीतर ये सामूहिक सहमति बन चुकी थी कि अलग अलग लड़ने से सिर्फ पीआर का नुकसान होगा। संस्थागत तरीके से एक साथ कानूनी प्रहार करना ही एकमात्र विकल्प बचा था उनके पास। और ये प्रहार सिर्फ कोर्ट रूम या जेल तक सीमित नहीं रहा ना। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो बंद कमरों में लिखा गया। आप उन समझौतों की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ ऐसी कूटनीतिक चालों का भी पर्दाफाश करती हैं जो अदालत के बाहर चली गईं। मैं बात कर रही हूँ उस साइलेंट एग्रीमेंट की। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे प्रैक्टिकल पहलू है। पर रुकिए, ये साइलेंट एग्रीमेंट वाली बात थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी नहीं लगती? क्या सच में सलमान खान या शाहरुख खान की पीआर टीमों ने किसी कागज पर साइन किया होगा, या ये सिर्फ डर का नतीजा है? इसे ऐसे मत समझिए कि किसी अंधेरे कमरे में कोई ब्लड पैक्ट साइन किया गया हो। तो फिर ये कैसे होता है? ये वकीलों के बीच होने वाला एक कानूनी क्विड प्रो को होता है, यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों की कानूनी टीमों ने एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया था। क्या था वो संदेश? शर्तें बहुत साफ थी। आप अपनी नोपंगा पॉलिसी अपनाएंगे और हमारी फिल्मों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग बंद करेंगे। बदले में हम उन दर्जनों मुकदमों में थोड़ी ढील दे देंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। अपनी पूरी पहचानी सिस्टम को गालियां देके बनाई थी। अंत में उसने उसी सिस्टम के सामने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, अपनी आजादी और सुकून के लिए उसने पर्दे के पीछे उसी व्यवस्था से हाथ मिला लिया जिसे वो रोज 2 रुपए का कहता था। देखिए, सुनने में ये भले ही किसी का पतन लगे, लेकिन अगर हम इसे इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये रोज का काम है। मतलब ये नॉर्मल है वहाँ? हाँ, मुकदमों में सालों लग जाते हैं। दोनों पक्षों का करोड़ों रुपए और समय बर्बाद होता है। बड़े बड़े विवादों को अक्सर कोर्ट रूम के बाहर बंद कमरों में ऐसे ही सुलझा लिया जाता है। समझ गई। इस समझौते से इंडस्ट्री को उस डिजिटल दहशत से शांति मिल गई और सामने वाले को जेल जाने के डर से राहत। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी जद्दोजहद का अंत क्या हुआ? अंत तो हम सब देख ही रहे हैं। हाँ, इसका अंत ये हुआ कि इस डिजिटल दुनिया में रेलेवेंट बने रहने के लिए उन्हें अपना पूरा स्वरूप ही बदलना पड़ा। पहले वो एक अदृश्य स्नाइपर की तरह थे, कहीं से भी निशाना लगाते थे और फिल्मों का पूरा पीआर कैंपेन धराशायी हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब सिस्टम ने उन्हें उसी के किले में एक तरह का गाइड बना दिया है जो सिर्फ ये बताता है कि किले में कितने लोग आए। आपका ये रूपक बिल्कुल सटीक है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका ट्विटर हैंडल है। ओहो, वो नाम बदलना? हाँ, रातों रात KRK बदलकर KRK बॉक्स ऑफिस हो गया। अब आप उनके ट्वीट्स देखिए, वहाँ कोई निजी हमले नहीं है, किसी को डिजास्टर कहने वाली वो पुरानी आक्रामकता नहीं है। सब बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं अब। बिल्कुल। अब सारा फोकस सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों, कलेक्शन फिगर्स और इंडस्ट्री की ऐसी अंदरूनी गॉसिप पर है जिससे किसी को कोई खास नुकसान ना हो। यानी एक नंबर 1 क्रिटिक का चोला उतारकर एक सहमे हुए बिजनेस एनालिस्ट का चोला पहन लिया गया है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी खूंखार शेर ने अचानक शिकार करना छोड़ दिया हो। हाँ। और अब वो बस जंगल में बैठकर पेड़ों के पत्ते गिरने का काम कर रहा हो कि आज बॉक्स ऑफिस पर कितने पत्ते गिरे और कितने बचे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझिए। ये कोई हार नहीं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जीवित रहने और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की गहरी प्रवृत्ति। मतलब उन्हें पता है कि गायब हुए तो लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल। वो जानते हैं कि अगर वो पूरी तरह से खामोश हो गए तो सोशल मीडिया की दुनिया उन्हें कुछ ही दिनों में भूल जाएगी, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना है। एक कॉम्प्रोमाइज। वो अभी भी उसी जंगल में है, लेकिन अब उन्होंने शिकारियों के बनाए नियम मानना स्वीकार कर लिया है। वो एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर काम कर रहे हैं। वो लक्ष्मण रेखा जो कोर्ट के इंजंक्शन, लुकआउट सर्कुलर, जेल के खौफ और उन साइलेंट अग्रीमेंट्स ने मिलकर खींची है। सही कहा। तो चलिए इस पूरे सफर को एक जगह समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक अकेले शख्स का प्रभाव इस स्तर तक पहुंच गया था कि उसकी बातें देश की सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा का विषय बन गई। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे वही शख्स एक संस्थागत ढांचे के सामने पूरी तरह असहाय नजर आया। वो जेल की अंधेरी रातें और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का कानूनी चक्रव्यूह,
इन सब ने मिलकर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं था। ये पूरी कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सिर्फ बॉलीवुड या किसी एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के इस इन्फ्लुएंसर कल्चर के दौर में हम में से किसी के भी हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हमें ये भ्रम दे सकता है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। रातों रात वायरल होने की ताकत और बिना किसी रोक टोक के कुछ भी बोल देने की आजादी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो सिस्टम से बड़ा हो गया है। एकदम सही। लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा है। ये भ्रम तब टूटता है जब असली दुनिया का कानूनी ढांचा अपनी पूरी मशीनरी के साथ आपके सामने खड़ा होता है। ये घटना साबित करती है कि वर्चुअल दुनिया की बेलगाम ताकत रियल वर्ल्ड के कानून और सत्ता के सामने हमेशा घुटने टेकने पर मजबूर हो ही जाती है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार रखना चाहती हूँ जो शायद बहुतों के जहन में अटक जाएगा। एक ऐसा गहरा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस पूरी घटना का अंतिम परिणाम क्या हुआ? क्या KRK की इस खामोशी और उनके बिजनेस एनालिस्ट बन जाने से सच में बॉलीवुड में साफ सुथरे और ईमानदार रिव्यूज की शुरुआत हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इस पूरी गाथा ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके पास अथाह पैसा है, पावर है, तो आप सोशल मीडिया पर उठने वाली किसी भी आलोचक की आवाज को कानूनी तरीके से हमेशा के लिए दबा सकते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है क्योंकि ये आलोचना के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। क्या हम अब उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अनफिल्टर्ड ओपिनियन का पूरी तरह से अंत हो चुका है? जरा सोचिएगा। एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया के इस पूरे इकोसिस्टम पर सवालिया निशान लगाता है। हाँ, वही स्मार्टफोन जो कभी करोड़ों के PR कैंपेन को डिजिटल बंधक बना सकता था, आज उन्हीं ताकतों के बनाए नियमों के आगे सिर्फ एक मूक दर्शक और कैलकुलेटर बनकर रह गया है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से।